हेलो डी सीएमए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चों, दिस है प्रोफेसर सोम जोशी, आपका लॉ का भाई। तो चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे करिकुलम का सीएमए फाउंडेशन के लॉ का, वो है सोर्सेज ऑफ लॉ यानी इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ। तो उसके अंदर ना एक पेज है जो बहुत सारे बच्चों को नाइटमेयर लगता है। वो नाइटमेयर क्यों लगता है वो भी बता देता हूँ। पहले एज अ स्टूडेंट मैं जब इसको पढ़ने बैठूंगा तो मेरे सामने ना बहुत भयंकर सी चीज आ जाएगी, लैंग्वेज आ जाएगी जो मेरे पल्ले ही नहीं पढ़नी है, यहां से लेके यहां तक। ये क्या है इसका मैं पहले आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं। यह है लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया। लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया का मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर कानून बनाने की ताकत किसको दी है। हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर कानून पार्लियामेंट बना सकता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स बना सकती है। पार्लियामेंट के पास जो कानून बनाने की ताकत है वो कैसे होती है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास ताकत कैसे होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। तो ये कुछ तरीका है, बेसिक तरीका है कानून बनाने का। सो टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं यहां पे लिख दूं लॉ को बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत ही लेमन टर्म्स में लिख रहा हूं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर दोनों। करेक्ट। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो लॉ है इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट हो जाता है। सर इसका मतलब क्या है यार, इसका सिंपल भाषा में मतलब यह है कि हमने जो कानून बनाया है वो स्टेट गवर्नमेंट के कानून से अलग है, या हमने जो कानून बनाया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून से अलग है। मतलब टॉपिक सेम है, एक ही टॉपिक पे दो अलग अलग कानून बन चुके हैं। तो उस केस में करोगे क्या। तो इसी बात को लेकर आर्टिकल 245 ने बात की है और वही यहां पे एक्सप्लेन किया है। सो बिफोर आई एक्सप्लेन इन माय वे, जो आपको यहां पे दिख रहा है, मैंने स्क्रीन साइड में खोल के रखी है, मैं पूरा उसको ओपन करूंगा। मैं चाहता हूं कि पहले आप इस स्क्रीन पे ध्यान दो और एक बार समझने की कोशिश करो क्या लिख रखा है। ये तो हम जानते हैं कि भाई किधर गया, हाँ, पार्लियामेंट कानून बना सकता है, अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया, पूरे कंट्री के लिए या कंट्री के किसी पार्ट के लिए। और स्टेट भी कानून बना सकता है पूरे स्टेट के लिए, स्टेट के किसी पार्ट के लिए। बट 254 आर्टिकल कहता है कि अगर डिस्प्यूट होता है, पावर्स बीन ट्रांसग्रेस्ड बिटवीन द टू लॉ मेकिंग बॉडीज, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलस्ट्रेट्स इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। तो यहां पे काय की बात चल रही है, इनकंसिस्टेंसी की बात चल रही है बिटवीन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अब अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो ये दो पॉइंट है जो नाइटमेयर बन जाते हैं सबके लिए। ये तो मैंने इजी कर दिया आपके लिए। कानून या तो बनाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो बनाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे और कुछ दिया हुआ नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा तो वो लिस्ट 1 में दिया, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा तो लिस्ट 1 में दिया है, स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा तो लिस्ट 2 में दिया है, और दोनों मिलकर बनाएंगे कॉन्करेंट लिस्ट में तो वो लिस्ट 3 में दिया हुआ है, शेड्यूल 7 के। वही यहां पे दिया हुआ है और आई थिंक मोर और लेस सारे ही बच्चे इतने पार्ट को अच्छे से जानते हैं। यहां पे मसला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दो पॉइंट है जो बच्चों को नाइटमेरिश लगते हैं। ये दो पॉइंट क्या है, ये दो पॉइंट है कि कब, सॉरी कब नहीं, क्या होगा अगर दोनों कानून एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे, दोनों भी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। तो जरा गौर फरमाइए इस भाषा पे क्या लिख रखा है, देखो। If any provision of law, before I go ahead, like the video, subscribe the channel. Also, note one more thing. ये सिर्फ मैं रीड करके बता रहा हूं, एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये लैंग्वेज कितनी टफ है। ठीक है, तो अगेन देखो, if any provision of law made by state legislature is repugnant to any provision of law made by parliament, which parliament is competent to enact, or to any provision of existing law with respect to one of the matters enumerated in concurrent list. Number 2, law made by parliament, whether passed before or after law made by legislature of state, or as the case may be, the existing law shall prevail. Where law made by legislature of state with respect to one of the matters enumerated in concurrent list contains any provision repugnant to provision of earlier law made by parliament, if it has been reserved for consideration of precedent and has received his assent, prevail in that state. अब आपके मन में आया होगा कि भाई ये क्या है। आई नो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आपके मन में जो आ रहा है वो नेचुरल है, उसमें किसी प्रकार का नेगोशिएशन है ही नहीं। एकदम 100% सही है कि सर ये क्या भला है,
कोई अगर है आप में से जो मानता है कि ये टफ है, पॉज करके कमेंट कर दो टफ तो है। फिर जैसे ही मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, हाँ, आप उसी कमेंट के नीचे कमेंट करना कि अब इजी है। डन। तो ये तो समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, बट अब मैं आपको इसको आसान बना के दे देता हूं। तो सेम चीज यहां पे लिखी हुई है, मैंने इसको आसान बना दिया। ये रही वो सेम लाइन जो मॉड्यूल में लिखी है, ये टेबल भाई बताएगा करके लिखा है मैंने मेरी किताब के अंदर। देखो, अगर स्टेट लॉ क्लैश होता है सेंट्रल लॉ से और स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है जो रिपग्नेंट है यानी अगेंस्ट है सेंट्रल लॉ के, देन देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। सो सिंपल भाषा में यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अगर अगर स्टेट गवर्नमेंट का क्लैश हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो उसका मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बनाया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून के अगेंस्ट है, तो कन्फ्लिक्ट होगा। सर जीतेगा कौन? सेंट्रल लॉ यूजुअली विंस। खत्म, सेंट्रल लॉ यूजुअली जीतेगा। तो जब भी ऐसा कन्फ्लिक्ट होता है, सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। इसका मतलब है सेंट्रल लॉ अप्लाई होगा एंड पार्ट ऑफ स्टेट लॉ दैट कन्फ्लिक्ट्स विद इट विल बी इनवैलिड। तो जो भी स्टेट लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट करने वाला कानून है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इनवैलिड माना जाएगा। सो अगर मैं आपकी जगह पे होता तो इसको कैसे समझता, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट का कानून है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून के अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया तो ये कानून वैलिड माना ही नहीं जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कानून वैलिड माना जाएगा। ये थंब रूल है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है, ये थंब रूल है। अब इसकी एक्सेप्शनल केस क्या है, अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया स्टेट लॉ को, तो फिर इवन इफ सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून से स्टेट गवर्नमेंट का कानून अलग है, बट क्योंकि प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट का कानून वैलिड माना जाएगा। और इसी की समरी मैंने यहां पे बना दी है। नॉर्मली सेंट्रल लॉ इज बिगर देन स्टेट लॉ, सेंट्रल लॉ ऑलवेज विन। एक्सेप्शनल केस क्या है, अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया कि स्टेट लॉ के बारे में कि स्टेट लॉ मुझे ये वाला चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है, तो फिर वो स्टेट लॉ अप्लाई हो जाएगा उस स्टेट के अंदर, इवन इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून। सो आई होप ये सबको समझ में आ चुका है और इसमें किसी भी प्रकार का रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर है? सो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आई तो कमेंट करो यस सर समझ में आया, और अगर आप लोगों को कंफ्लिक्ट है था वो भी कमेंट करना कि आपको मेरी लैंग्वेज इजी लगी या नहीं लगी। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि ऑसम कंटेंट इसी चैनल पे आपको मिलेगा और ये कंटेंट और कहीं नहीं मिलने वाला। तो दिस साइड प्रोफेसर शिवम जोशी, आपका लॉ का भाई, साइनिंग ऑफ। और हाँ, शेयर करो हर उस बच्चे के साथ जो स्ट्रगल कर रहा है इन सारी कंसेप्ट्स के लिए। ठीक है, चलो बाय बाय।